चलो आज लोग टॉर्क की और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। तो पहले तो समझते हैं कि टॉर्क होता क्या है। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, मतलब फोर्स के साथ जो परपेंडिकुलर या मोमेंट लेते हैं फोर्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। और जैसे ये कोई फोर्स किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से लग रहा है, ये मैकेनिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लग रहा है। अगर ये पोजीशन इधर इसका आर है और ये तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को बोलेंगे कि ये क्या होगा, टॉर्क होगा। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो फोर्स लगता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। जैसे अगर हम इसका क्रॉस करेंगे तो इसका क्रॉस कैसे आएगा, ऐसे करेंगे तो ये इनवर्ड आएगा। या अगर इस आर वेक्टर को ऐसे कर दें ऐसे, तो इसको इधर बढ़ाओगे तो आर वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। इसका मतलब इस फोर्स, ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है, इसका सेंस क्या होगा, इसका सेंस ये होगा कि ये एक्सियल डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। और टॉर्क कैसी चीज है, एक ऐसा वेक्टर है जो क्या कर रहा है, एक्सियल वेक्टर है जो इसे रोटेट कराने का सेंस रखेगा। मतलब इसकी अगर एक्सिस के लंब डायरेक्शन है तो इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो ऐसा होगा। मतलब ये किसी चीज को इस तरीके से रोटेट करने की प्रवृत्ति रखेगा, टेंडेंसी रखेगा। ठीक है। तो टॉर्क जो है ये टाइप का क्या है, एक्सियल वेक्टर है, या आप ये कह सकते हैं रोटेटिंग पैरामीटर है, जिससे कोई बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो टॉर्क के लिए नेसेसरी क्या है कि जिस पॉइंट ऑफ एक्सिस से कोई चीज रोटेट कर रही हो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स लगाएंगे तभी टॉर्क आएगा, अदरवाइज टॉर्क नहीं आएगा। अगर आप क्या करते हैं, उसी एक्सिस से पास कर देंगे। जैसे किसी डोर को ओपन करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये डोर है और इस डोर को खोलने या बंद करने के लिए, तो ये डोर क्या करता है, रोटेटिंग मोशन करता है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है। तो एक तो तरीका ये, इस पर हम फोर्स, इसको रोटेट करने के लिए इस पर फोर्स अप्लाई करें यहीं पर, तो यहीं पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सिस पे फोर्स हो गया। इससे आप इसे खोल बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इससे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हुए यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे। जनरली इसी वजह से जो हिंज होते हैं वो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऐसे लगाए जाते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, कुछ टॉर्क प्रोवाइड हो सके। और टॉर्क से क्या करेंगे, कम फोर्स से इसे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जहां कहीं भी लगेगा वो उसके लिए रोटेटिंग टेंडेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बिल्कुल हमने ये बात आपको बताई थी कि फोर्स क्या करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बाद बॉडी को रोटेट कराएगा। तो फोर्स कैसा होगा, जैसे यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स में भी एक टेंडेंसी होगी कि क्या करेगा, अगर किसी बॉडी पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है तो वो क्या करेगा, बॉडी को रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा करके भी हम क्या करते हैं, बॉडी को रोटेट करते हैं। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। मैकेनिक्स वाला टॉर्क नहीं पढ़ेंगे, क्या कौन सा टॉर्क पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टॉर्क पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, चलिए। तो टॉर्क तो थोड़ा बहुत समझ आया होगा, तो क्या होगा, आर क्रॉस एफ करना है, या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, माइनस टाइम्स एफ क्रॉस आर कर दें। अगर दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन की बात करें, जैसे टाउ की डायरेक्शन क्या है, ये आर क्रॉस एफ की है, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स एफ क्रॉस आर। ठीक है। तो कभी कभी हम माइनस एफ क्रॉस आर कर देंगे जहां आसानी होगी, तो आप समझ जाइएगा बात वही है। माइनस एफ क्रॉस आर का मतलब आर की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया तो एफ क्रॉस आर कर दिया। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि ये इधर, ये फोर्स इधर है, तो हमने इसको आर क्रॉस एफ करा, ऐसे आया इनवर्ड। या हम क्या कर दें, इसकी डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें, तो ये इधर है तो माइनस वाला इधर हो जाएगा। और हमने क्या कर दिया, अपनी बार एफ क्रॉस आर कर दिया, बात तो एक ही आएगी ना, इनवर्ड ही आएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब हमको जो आसानी होगी डायरेक्शन को क्या करने में, मेजर करने में, कि हम ऐसे कर देंगे। इसमें क्या होता है, हैंड को हो सकता है, तो जहां पर आप सुटेबल ढंग से ना रोटेट करा पाइए, राइट हैंड रूल ना सही से लगा पाइए, आप आर क्रॉस एफ की जगह क्या कर दिए, माइनस एफ क्रॉस आर कर दीजिए। तो ये दोनों वेक्टर आएंगे किसमें ही, सेम डायरेक्शन में। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा ऐसा। चलिए अब हम क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रखेंगे
तो मैंने आपको बताया था किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा। हमने कहा था थीटा 90 हो जाए तो आई एल बी या बी हो जाता है, ये मैंने बताया था। जैसे आप देखिए ये एक मैग्नेटिक क्या है फील्ड है ऐसे, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर ये एल लेंथ का रखा हुआ है जिसमें ये आई करंट फ्लो कर रही है, इसकी लेंथ एल है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा बना रहा है तो हमने कहा था जो डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर या एल है वो उस पॉइंट पे या उस जगह पे डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एफ वो बताया था आई टाइम्स एल क्रॉस बी लगेगा, और ये इसी का मॉडिफिकेशन था जो मैग्नेटिक फोर्स लगता था क्यू इंटू बी क्रॉस बी का। ठीक है, इसी का ये मॉडिफिकेशन था, ऐसे आया था आई टाइम्स एल क्रॉस बी। तो एल क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ एल की डायरेक्शन हमने कहा था डायरेक्शन ऑफ करंट में होगी इस पॉइंट पे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, बी की डायरेक्शन इधर है, तो ये फोर्स किधर लगेगा अंदर की तरफ लगे तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट। वैसे बना नहीं पा रहे हैं तो बता रहे मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ट लगेगा। ठीक है, और अगर यहाँ एंगल थीटा है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो सीधे क्या हो जाएगा, ये एफ का अगर हम नॉट लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। इस तरीके से अगर कोई भी क्या है वायर करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर भी है। अब आगे देखिए, हमको टॉर्क पढ़ना है तो टॉर्क को पहले समझते हैं कि कैसे टॉर्क लगेगा, फिर आपको सारी बातें इसमें बताएंगे। अब टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स समझना है। जैसे ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी ऐसी बनी हुई, और इसमें कोई करंट कैरिंग लूप रख दिया हमने इस तरीके से। और यहां से हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ऐसे। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, ये फ्रॉम इस तरीके से करंट फ्लो करेगी ऐसे, क्यों ऐसा, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी और ये वाला। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इसमें हम करंट की डायरेक्शन को देखें तो इसमें इधर डायरेक्शन है, इसमें इधर है, इसमें इधर है। ओवरऑल लूप की बात करेंगे तो इन द लूप जो करंट की डायरेक्शन है वो किस सेंस में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लूप में देखें तो ओवरऑल कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एक चीज हम देखेंगे कि इसकी लेंथ मान लेते हैं कि एल है, इसकी लेंथ भी एल है, इसकी लेंथ भी क्या है, एल है। थोड़ा स्क्वायर टाइप का लूप है अगर हम ऐसा मानते हैं तो आप इसमें क्या देखेंगे, या अलग अलग भी लेंथ होगी तो इसको हम क्या कर देंगे, L1 L2 L3 ऐसे कर देंगे। सपोज दैट, या इसे बोल देते हैं L1 है, ये L2 है, ये L3 है, और इधर L4 जो भी। अब क्या करते हैं, अगर इससे फोर्स चेक करते हैं तो फोर्स वही होगा आई एल क्रॉस बी। तो इस वजह से देखो, इसकी वजह से ये क्या है, इसमें L की डायरेक्शन या करंट एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, और उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, पहले हम इस पे लगने वाले फोर्स को F1 ले लेते हैं, इस पे F2 कह देते हैं, इस पे F3 कह देते हैं, और अगर इधर भी लगता है तो उससे क्या कह देंगे, F4 कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो F2 होगा और F4 को पहले चेक करते हैं, ज्यादा जरूरी है। F2 को देखेंगे तो F2 क्या होगा, या कोई भी फोर्स क्या होगा, I टाइम्स L क्रॉस बी होगा। ठीक है, या F2 को हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो आई एल बी साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है, ये L की डायरेक्शन है और यही B की डायरेक्शन है, तो थीटा क्या है इनके बीच, 0 डिग्री, और साइन 0 होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इसकी वजह से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स इस लूप के इस साइड की वजह से क्या है, 0 है। ऐसे अगर इस साइड पे आएंगे तो आप इधर देखेंगे ये भी क्या है, या तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है और या तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और इत्तेफाक से आप ये समझते हैं कि साइन
साइन 180 एज वेल एज साइन 90, ये दोनों क्या होंगी, जीरो होंगी, सॉरी साइन 180 और साइन 0, क्योंकि इसका ग्राफ मैंने बताया था इस तरीके से होगा। तो आप देखेंगे साइन 0 पे 0 है, साइन पाई पर 0 है, साइन 2 पाई पर 0 है, इस तरीके से साइन क्या होगा, तो ये दोनों वैल्यू 0 होंगी। तो यहाँ या तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, इधर आएगा तो 180 बनेगा। तो 0 180 में से कोई होगा तो इन साइड और इन साइडों की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा इस पे, ठीक है। तो फोर्स अब इन दो साइडें बची हैं, इन्हीं को दो को देखते हैं कौन कौन से। एक को F1 मैंने कहा, एक को F3 मैंने कहा। तो F1 और F3 को वॉच करते हैं कि F1 फोर्स किधर लगेगा और F3 किधर लगेगा। तो लगेगा ये भी I टाइम्स L1 क्रॉस B, क्यों भाई, B तो सबके लिए वही सेम होगा। और अगर आप यहाँ से देखें तो इसकी डायरेक्शन किधर है, यहाँ करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है ऐसे, और B की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। तो इनके बीच में एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो आप यहाँ से F1 को क्या लिख पाएंगे, F1 इज इक्वल टू I टाइम्स LB साइन 90, L1B साइन 90 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो F1 क्या हो जाएगा ILB। और अगर आप डायरेक्शन ऑफ F1 की बात करें तो आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ F1 ये इस डायरेक्शन में है, कौन, करंट एलिमेंट वेक्टर मतलब L, और ये किधर है, इस डायरेक्शन में कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड। तो L क्रॉस B करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड आएगा। मैग्नेटिक फोर्स कैसा आएगा, इनवर्ड। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन कैसा होगा, या तो माइनस का k कैप के नाम होगा, क्यों, अरे डायरेक्शन ही होगी, आप ऐसे अंदर की तरफ बोल सकते हैं या क्रॉस से बता सकते हैं। और यही अगर आप इसको देखें, इसको, इस वाले लूप को जिसकी लेंथ L3 है, तो F3 क्या होगा, F3 हो जाएगा I L3 क्रॉस B, क्यों, और I L3 क्रॉस B करोगे तो L3 तो L3 रहेगा, तो F3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I LB सॉरी L3B साइन अगेन 90, अरे यहाँ साइन 90 होगा ना, नीचे देखा साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो IL3B हो जाएगा। अगर इसकी भी लेंथ L है तो ये भी ILB हो जाएगा, क्यों, 90 कैसे समझ में आ रहा है, B इधर है और I की डायरेक्शन इधर है, मतलब नीचे है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे तो किधर आएगी, L क्रॉस B परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे, ये प्लस का k कैप, तो ये माइनस का k कैप, मतलब इसकी यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे, इनवर्ड है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे, अपवर्ड है, ठीक है। अगर दोनों की लेंथ बराबर हो जाए तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये इधर उधर कहीं खिसकेगी नहीं ना, कहीं आगे पीछे जाएगी, मतलब कोई ट्रांसलेटरी मोशन इसमें नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगी, यहीं पर मेंटेन रहेगी। अब ये देखेंगे कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है तो किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क इस पे होगा, ये रोटेट करेगी कि नहीं करेगी। बाकी नेट फोर्स इस पे क्या होगा, 0 होगा। अरे नेट फोर्स तो 0 दिख रहा है ना, हो गया, नोट करो। तो हमने दो बातें बता दी, एक तो F1 फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। F1 कितना होगा, अगर दोनों की लेंथ इक्वल है तो ये होगा ILB, और किधर होगा, इनवर्ड। और जो F3 होगा वो ILB होगा, और किधर होगा, वो आउटवर्ड, ये, ठीक है। तो इसको हम इनवर्ड ऐसा बना रहे हैं, ये इस तरीके से कुछ होगा F1, और F3 को आउटवर्ड बना रहे हैं। अब बनाना तो प्लेन में ही पड़ेगा, F3 इधर है, बाकी ये ऐसे है इस तरीके से, और ये कैसा है अंदर इस तरीके से। और यहां से अगर आप देखेंगे तो फोर्स सिमेट्रिकल लग रहा है, तो इस पे जो नेट फोर्स है वो तो 0 है, लेकिन आप देखें कि इस एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट है, ये ऐसे यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगी, अगर ये पूरा L है और ये मिड पॉइंट पे, इससे क्या होगा, सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कोई भी बॉडी अगर फ्री होती है तो रोटेट करने लगती है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, यहाँ से ये L/2 होगा या
इसी को हम आर बोल देते हैं, और यहां से भी ये डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी ये। तो ये दोनों क्या है, इस फोर्स से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है। आप देखिए ये फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों को दोनों तरफ टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ करोगे तो आप देखो यहाँ पर फोर्स ऐसे लग रहा है, इस तरीके से, ऐसे ऐसा फोर्स लग रहा है, देखो ऐसा। और यहाँ पर आर की जो डायरेक्शन है वो इधर है, इधर है, आर की डायरेक्शन ऐसी है, इस तरीके से। तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो किधर आएगा टॉर्क की डायरेक्शन, आर क्रॉस एफ करेंगे तो आप देखेंगे ये है, तो ये आ जाएगा आपका, ऐसे करेंगे इस तरीके से तो नीचे की तरफ आ जाएगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आर क्रॉस एफ है, तो हम एफ क्रॉस माइनस आर कर दें, तो मतलब एफ की डायरेक्शन ये है ऐसी ना, और माइनस आर की डायरेक्शन इधर है, तो हम ऐसे एफ से करेंगे क्रॉस, तभी नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन किधर आएगी, नीचे की तरफ, मतलब एक एक्सिस, इसी एक्सिस के लॉन्ग डाउनवर्ड होगी, समझिए बात को। और इनका इस वाले से टॉर्क देखेंगे तो इस वाले से अंदर है, ये फोर्स तो अंदर है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो ऐसे होगी, ओरिजिन से इधर की तरफ आर वेक्टर, तो ये होगी। और आर क्रॉस एफ करोगे तो इसकी भी डायरेक्शन क्या आ रही है, देखो ध्यान से, ऐसे करोगे तो डाउनवर्ड आ रही, मतलब टाउ 1 और टाउ 2 दोनों क्या आ रही है, इस एक्सिस पे, उसी प्लेन में डाउनवर्ड। तो इनका सेंस ऑफ रोटेशन कैसे होगा, मतलब ये ऐसे इसको क्या करना चाहेगी, रोटेट करना चाहेंगी कॉइल को। कॉइल तो इक्विलिब्रियम में होगी, इक्विलिब्रियम इन द सेंस ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, नेट फोर्स तो जीरो है बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है। अब यहाँ से जब टाउ 1 और टाउ 2 निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। और देखो यहाँ पर इनवर्ड है, इनवर्ड और नीचे में फर्क है, डाउनवर्ड का मतलब ऐसे और इनवर्ड का मतलब इधर, समझ रहे हो ना, नहीं समझो, टॉर्क और ये दोनों। तो आप देखेंगे कि ये इस एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क आ रहा है, टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, ऐसे, मतलब ये कॉइल ऐसे ऐसे क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी। नहीं समझ पाए, चलिए। तो आप बताइए यहाँ से टाउ 1 की वैल्यू क्या होगी, टाउ 1 की वैल्यू ये होगी कि हम एफ क्रॉस आर क्रॉस एफ करें, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आर वेक्टर ना, आर क्रॉस एफ। तो यहां से टाउ 1 करेंगे तो ये F1 हो जाएगा, और टाउ 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस F3। अरे यहाँ टाउ 3 बोल रहे हैं ना इसको, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा। और दोनों F1 और F3 की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, और देख रहे हैं तो आर वेक्टर इधर इधर से है, और इधर कैसे आर वेक्टर इधर की तरफ है, तो दोनों की वजह से जो टार्क की वैल्यू आ रही है डायरेक्शन सेम आ रही है, किधर आ रही है। अगर आप इसको करेंगे तो देखेंगे ये माइनस का जे कैप इधर आ रही है, और माइनस का जे कैप इधर भी आ रही है, समझ में आ रहा है। तो टाउ 1 की वैल्यू हो जाएगी आई, या पहले फोर्स पूरा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आर एफ साइन आई जी, मतलब 1, तो ये हो जाएगा आर इंटू F1, और टाउ 2 क्या हो जाएगा, आर इंटू F3, सॉरी टाउ 3। तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, दोनों टॉर्क जुड़ जाएंगे। डायरेक्शन किधर है इसकी, डाउनवर्ड, और इसकी डायरेक्शन अगेन डाउनवर्ड, दोनों टॉर्क की डायरेक्शन सेम है। तो यहां से ये वैल्यू, फोर्स की वैल्यू रख देंगे तो टाउ क्या हो जाएगा, ये जाएगा आर आई एल बी साइन 90 हो जाएगा। ऐसे टाउ 3 क्या हो जाएगा, आर आई एल बी, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अरे ऐड नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा आई आर एल बी, और ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आई आर एल बी। तो टाउ नेट जो आएगा वो क्या होगा, टाउ 1 प्लस ये वेक्टर सम हो जाएगा टाउ 3, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आई आर एल बी,
IRLB RILB एक ही बात है, इनमें से कुछ भी कर देंगे तो नेट टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। और इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, ये नीचे की तरफ टॉर्क होगा तो रोटेट कैसे करेगा, मतलब आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा। इसके एक्सिस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड। अब जैसे ऐसे रोटेट करता है तो अपवर्ड होगी, ऐसे रोटेट करेगा तो डाउनवर्ड होगी, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन ये होगा। तो कॉइल इसी के अंदर क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। ऐसे जो आपके मोटर डायनेमो ये सब जो चीजें बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह, उसमें क्या किया जाता है, यही तो होता है। एक इसके अंदर रखते हैं, एक आर्मेचर होता है, उसके अंदर इसको फिट करते हैं, और दो क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, उसके अंदर ये चीज करंट सप्लाई करते हैं। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करते हैं हम, ये रख देते हैं, तो ये क्या करने लगता है, उसी के अंदर रोटेट करने लगता है। तो टॉर्क की वजह से रोटेशन होता है, ठीक है ना। अब यहां से जैसे वहां पर हमने टॉर्क बताया था, याद करो P क्रॉस E इलेक्ट्रोस्टैट में, यहाँ जो है अब इतनी वैल्यू को, वहां हमने क्या रखा था, कुछ वैल्यू थी, उसको Q × 2L को P रख दिया था। ऐसे यहाँ भी एक उसको बोला था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ऐसे यहाँ भी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। इसके बाद उसको बताते हैं, फिर बताते हैं कि टॉर्क की वैल्यू M क्रॉस B कैसे आती है। नोट करिए। तो नेट टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स, पहले ये लिख लेंगे, टाउ इज इक्वल टू 2 टाइम्स IRL × B, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये IL क्रॉस B होगा, ठीक है। L वेक्टर इधर होगा, मतलब I वेक्टर उधर होगा, उस पॉइंट पे I करंट उधर होगी। तो ये टॉर्क की अगर हम वैल्यू को सही से देखें, तो हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क बताया था, तो वहां पर एक टर्म था, याद होगा अगर आपको, P क्रॉस E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था, तो टॉर्क की वैल्यू ये आती है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, जैसे ये कोई लूप है ये, और इसमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, इस तरीके से होगी, हाँ। और इसकी जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M की, वो होती है I × A। और यहाँ पर भी एरिया वेक्टर वही होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये जो M की जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन क्या होगी, इस करंट के फेज से आप क्या करेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और ऐसे करेंगे तो ओरिएंटेशन अंदर की तरफ आएगी, और करंट ऐसे होगी तो ये कैसे होगी, बाहर की तरफ होगी। अगर कभी कभी ऐसा कर देता है कि इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कई है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको जो M होगा वो हो जाएगा n टाइम्स IA। तो ये ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी वैल्यू होगी IA, IA जाइए नहीं, I × A, हाँ। अब इसको ऐसे याद रखने के लिए आप समझेंगे कि IA M क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होगा, मैग्नेट की वजह से देखा, वो आगे मैं बताऊंगा आगे वाले टॉपिक में, अर्थ मैग्नेटिज्म में, कि इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इनकी पोल स्ट्रेंथ अगर क्या है, M है, इनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, M है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, L है। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से इसके बारे में बताएंगे, तो ये मास हो जाएगा, सॉरी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी इनटू में लेंथ बिटवीन द पोल, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये भी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। लेकिन अभी हमको कॉइल की वजह से डाइपोल मोमेंट देखना है, तो वो क्या हो जाएगी, IA होगी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उतने टाइम्स IA हो जाएगी, ठीक है। अगर एक टर्न्स में क्या है, करंट I है, तो N में क्या हो जाएगा, N टाइम्स I, तो NIA हो जाएगा। समझ रहे हो ना, या तो IA या तो NIA, बस नोट करिए इसे।
इसके बाद इसका रिलेशन इसमें हम रखते हैं, पुट करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये टॉर्क कैसे एम क्रॉस बी होता है। मैग्नेटिक टॉर्क होगा, देखो ये जो टाउ है, ये हमने बताया कि नेट वैल्यू इसकी क्या है, 2 टाइम्स आई आर एल इंटू बी। तो टाउ नेट को हमने क्या किया, आई टाइम्स 2 आर एल बी, इसी को हमने ऐसा लिख दिया थोड़ा सा मॉडिफाई करके। अब इसमें आप देखेंगे कि 2 टाइम्स आर और इंटू में एल, ये क्या है, आई है, क्योंकि ये आई, यहाँ से एरिया जो होगा इसका वो क्या होगा, एरिया जो होगा वो होगा दिस लेंथ इंटू में दिस लेंथ, ये, और ये लेंथ कितनी है, r इंटू आर, तो ये टोटल 2r है, तो 2r और इंटू में ये l, तो क्या हो जाएगा 2rl, तो ये एरिया हो गया। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी 2r इंटू l क्या है, एरिया है। i को ऐसे लिख दिया, b को इस तरीके से, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू रख देंगे, ia की जगह पे क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा, तो ia में m होगा इंटू b, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू mb हो जाएगा। और अगर टाउ क्या है, टॉर्क है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये दो फिजिकल क्वांटिटी मतलब दोनों वेक्टर है, इनके प्रोडक्ट से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट इनका कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि साइन का फंक्शन इनमें आता है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, m क्रॉस b वेक्टर फॉर्मेट में, और m मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट होगा, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो m क्रॉस b करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगा आपका क्या, मैग्नेटिक टॉर्क। जबकि इलेक्ट्रिक टॉर्क के लिए हम क्या करते थे, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा होता था तो P क्रॉस E करते थे ना, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट स्तर पे पढ़ेंगे, जहां P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, और E क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और क्या होगा, ये मैग्नेटिक डायपोल होगा। तो कभी भी टॉर्क की वैल्यू इस तरीके से आएगी। तो ये मैग्नेटिक टॉर्क, मैग्नेटिक डायपोल एक्सटर्नल फील्ड में हम कैसे करते हैं, ये हो गया, क्लियर है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक हमको पढ़ना है वो गैल्वानोमीटर पढ़ना है, और उसके बाद इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, फिर बाकी नेक्स्ट टर्म में पढ़ना है। फिर कौन सा, मैटर वाला जो टॉपिक है उसमें मैग्नेटिक डायपोल की और डिटेल में बात हम करेंगे, नोट करिए इसे। इसके बाद लिखो गैल्वानोमीटर। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता है। गैल्वानोमीटर एक और तरीके का होता है, हम उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे, वो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे। हम मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की बात करें। ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होता है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस टाइप का एक मैग्नेट होगा, इसका एक पोल ये होगा और ये इसका दूसरा पोल ये। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लेते हैं, एक नॉर्थ है, दूसरा क्या है, साउथ होगा, ये इस तरीके से। अब ये नॉर्थ साउथ मतलब डायरेक्शन अगर ऐसी है तो ये फील्ड जो होगी वो इसमें इस तरीके से साउथ टू नॉर्थ इसी में अंदर क्या होगी, पैरेलल होगी। अब इसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, कोई कॉइल रखते हैं और यहाँ पर ऐसे रीडिंग बना देते हैं, कुछ स्केल बनी होती है इस तरीके से, और स्केल में कुछ नंबर लिखे होते हैं। अगर इसको हमको पोटेंशियोमीटर मतलब वोल्टमीटर की तरह बनाना है तो वोल्टमीटर की रीडिंग लिखी रहती है एंगल के साथ, और अगर क्या बनाना होता है, इसको अमीटर बनाना होता है तो एम्पियर रीडिंग लिखी होती है, और वो रीडिंग एंगल के साथ क्या कोरिलेट करके लिखी होती है कि जैसे हमने इतने एम्पियर की करंट यहाँ पर लगाई और इतना एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ तो उस करंट के साथ इसकी रीडिंग को क्या करते हैं, सेट किए रहते हैं। तो अब इसमें एक कॉइल रखेंगे और कॉइल जो होगी आप समझिए, जो कॉइल होगी अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है तो यहाँ से एक नीडल टाइप के ऐसे पास करते हैं, ऐसे कॉइल का जो प्लेन होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दोनों का प्लेन सेम होगा। जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है इस तरीके से, सपोज दैट ऐसे ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है इसमें इस तरीके से,
तो कॉइल भी क्या होगी, इसी प्लेन में ऐसे रखी होती है, ऐसे जैसे सर्कुलर कॉइल होगी तो इसी प्लेन में ऐसे रखी होगी। क्लियर है? अब अगर ये प्लेन में इस तरीके से रखी हुई है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला वेक्टर होगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, या आप एल की डायरेक्शन कहेंगे, ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री होगी। और ये दोनों क्या होंगी, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो ये इसके साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल। और m क्रॉस b करेंगे तो एक्सिस ये आएगी, तो इस एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये क्या करने लगेगी, मतलब ये प्लेन में ऐसे है और अगर एक्सिस ऐसे बनी, सपोज दैट ऐसे मान लेते हैं, ये प्लेन में ऐसे है, ये कॉइल है, उन्हीं तो सर्कुलर चाहिए, तो ये ऐसे बनी तो ये क्या करेगी, इस प्लेन के अंदर ऐसे ऐसे इसमें रोटेटिंग टेंडेंसी आएगी, क्योंकि m क्रॉस b इस तरीके से आएगा। तो m क्रॉस b की डायरेक्शन किधर आएगी, इसके परपेंडिकुलर आएगी, तो इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा इस तरीके से। जब ये रोटेट करता है टॉर्क की वजह से, रोटेट किसकी वजह से करेगा, टॉर्क की वजह से। अब इसमें जो टॉर्क होता है मैंने बताया कि वो क्या होगा, टाउ, वो हो जाएगा I इंटू ए, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको m क्रॉस b, अभी बताया मैंने, क्यों, या इसको टाउ को और क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा mb साइन थीटा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं ia b साइन थीटा, या इसको हम अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n ia b साइन थीटा। ये सारी बातें हम आपको अभी बता चुके हैं। अब जब ये टॉर्क को करंट फ्लो कराया, हमने पोटेंशियल लगाया, तो ये जब कॉइल रोटेट करती है तो रोटेट करने से नीडल क्या करती है, रीडिंग देती है, ये बढ़ती है, और उसके बाद इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है जो रिस्टोरिंग टॉर्क को प्रोवाइड करती है। जैसे आप करंट हटाएंगे तो सब वैल्यू हट गई, तो स्प्रिंग जितना ये टॉर्क क्या किए रहता है, किए रहता है, उतने टॉर्क को क्या करती है, वो रिस्टोर की रहती है, फिर से वापस ले आती है। समझ रहे हो ना, मतलब जैसे करंट हटी, फिर आप देखते हो गैल्वेनोमीटर में या वोल्ट मीटर या मीटर में रीडिंग कैसे होती है, जैसे आप करंट सप्लाई करते हो, पोटेंशियल लाते हो, तो वो नीडल ऐसे बढ़ेगी और जैसे हटेगा फिर अपने आप वापस आ जाएगी। तो वापस कैसे आती है, वो स्प्रिंग की वजह से जो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो क्या करता है, वापस उसको खींचता है, उसी तरीके से वो बनाया भी जाता है कि फिर से वापस वो लाके जीरो पर कर दे। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी NIAB sin थीटा। और अगर यहाँ से हम क्या कर दें, थीटा को 90 कर दें तो NIAB हो जाएगा। अगर थीटा को हम क्या कर देंगे, 90 कर देंगे तो sin थीटा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, NIA इंटू P। ये अब इसे जनरल फॉर्मेट के लिए अगर हम थीटा इस तरीके से लेते हैं कि NIAB, और अगर हम ये मानते हैं कि टाउ यहां से किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो टाउ को हम इस तरीके से डायरेक्ट लिखते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थीटा के, या हम ये कह सकते हैं कि टाउ जो होगा वो के थीटा के प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर इस थीटा को हम छोटा एंगल लें तो साइन थीटा ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, थीटा के इक्वल हो जाता है। ये छोटी सी मैथ है, जब इसको अज्यूम करके लगाते हैं तो टाउ इज इक्वल टू के टाइम्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ से के की वैल्यू आप बता सकते हैं कि कितनी होगी के की वैल्यू। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब ये पूरा क्लियर है। अरे टाउ की वैल्यू यहाँ से क्या है, सॉरी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, तो हम के को क्या लिख सकते हैं, अगर के थीटा को देखें तो के थीटा को लिख सकते हैं NIAB इंटू थीटा ना, तो के की वैल्यू यहाँ से पूरा ये जो टर्म्स होगा ये आ जाएगा। मतलब ये इन सारी बातों पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एरिया क्या है उसकी कॉइल की, और मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या है। आ रही है बात समझ में नहीं, क्लियर? तो के के टर्म्स में ये हो जाएगा NIAB, और यहाँ से आई लिखना चाहें तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा K अपान NAB, ये क्लियर है।
तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो क्या बढ़ेगा, के की वैल्यू किन किन बातों पे डिपेंड करती है, ठीक है। के एक टाइप का क्या है, कांस्टेंट है। और जैसे इसमें कभी आप टॉर्जन रिस्टोरिंग टॉर्क पूछे तो वो स्प्रिंग का होता है, सी थीटा या के थीटा, ठीक है ना, क्लियर है। नोट करिए इसे। देखो ये तो आपको मैंने ये बताया कि जब थीटा को मान लेते हैं तब, अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 रख देंगे, क्यों भाई, अगर थीटा क्या है 90 है तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आई बी ए या ए बी ना ये। और अगर हम ये मानते हैं कि जैसे जब इसको हम रोटेट करते हैं तो ये टार्क को घटता होगा, कौन, कॉइल, वैसे वैसे ये निकल जाती होगी, और स्प्रिंग में टॉर्क क्या होता होगा, स्टोर होता होगा। तो ये टॉर्क उस टॉर्क के क्या होगा, वो इसको हम अगर टॉर्क कहेंगे तो उसको रिस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे, किसको, स्प्रिंग। अगर उस स्प्रिंग के टॉर्क को हम टाउ से या रिस्टोरिंग से टाउ आर से लेते हैं तो ये दोनों टॉर्क क्या होंगे, लगभग बराबर, मतलब बराबर होंगे, तभी तो ये रिस्टोर करेगा, उतना टॉर्क रिस्टोर करेगा पहले, फिर उसी को ऊपर वापस क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। अगर उसकी क्या है, उस टॉर्क की जो रिस्टोरिंग एंगल है वो थीटा है, तो ये डायरेक्टली इस पे प्रोपोर्शनल होगा ना, थीटा पे, समझ रहे हो ना। और अगर उसके हम रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट की वैल्यू को सी ले लेते हैं, देखो ये के दूसरा है और ये जो आपकी बुक में के दिया हो वो ये सी है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उस रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट की वैल्यू को सी हमने ले लिया, तो ये सी टाइम्स थीटा हो जाएगा, या सी टाइम्स, हम इस रिस्टोरिंग एंगल को फाई से बोल देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो गए उस थीटा से इस थीटा से। तो ये क्या हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सी फाई। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट है ये। अब इस वैल्यू को हम इससे इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टोर करेगा तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसको सी फाई को किसके इक्वल लिख सकते हैं, एन आई ए इंटू बी के, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट की, क्या हो जाएगा, एन आई ए बी अपॉन फाई, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया हो तो सी निकाल सकते हैं ऐसे। अब ये सी कौन सा कांस्टेंट है, समझ में आ रहा ना, ये रिस्टोरिंग कांस्टेंट है, ठीक है। शायद तुम्हारे बुक में हो सकता है दिया हो, के से देख लेना, ये रिस्टोरिंग कांस्टेंट होगा, क्लियर है ये। अब इसका हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, फिर लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर। तो इसके दो कन्वर्जन हम लोग को पढ़ना है, एक तो अमीटर के जैसा और दूसरा वोल्टमीटर के जैसा। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर में ये पार्ट में क्या पढ़ना है, इनटू अमीटर, और बी पार्ट में कैसा पढ़ना है, इनटू वोल्टमीटर। तो कब हमको वोल्टमीटर की तरह इसको करना है, कब अमीटर की तरह करना है, ये बात ध्यान रखिए। अमीटर से हम करंट मेजरमेंट करेंगे, वोल्टमीटर से पोटेंशियल। तो करंट के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये इस तरीके से हम करते हैं कि रेजिस्टेंस को क्या करें, जितना हो सके एक में रेजिस्टेंस को लो करें और दूसरे में रेजिस्टेंस को हाई करते हैं, तभी क्या होगा, एक आइडियल अमीटर या वोल्टमीटर बन पाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें से किसी एक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर। देखिए इसमें करते क्या, दो बातें होती हैं। एक में हमको क्या करना है,
रेजिस्टेंस को बहुत हाई करना है और एक में रेजिस्टेंस को बहुत लो करना है। तो ये हाई और लो प्रोसेस पहले समझ लेते हैं करते कैसे। जब कहीं भी हमको हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो तब क्या करते हैं, अगर हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसका तरीका ये होता है कि किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, जैसे ये कोई रेजिस्टेंस या कोई डिवाइस लगी हुई है आर रेजिस्टेंस की, तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि जैसे हमने हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो बहुत बढ़ जाएगा। जैसे ये 5 ओम का था, ये 5 ओम का कोई रेजिस्टेंस था और इस पे हमने 1000 ओम क्या कर दिया, कनेक्ट करा, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे इसका सम आ जाएगा। और जब कभी भी हमको क्या करना होता है, लो रेजिस्टेंस लाना होता है, तो इसकी बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। उसमें क्या करते हैं हम, ये समझने की कोशिश करिए आप। हम कोई भी लो रेजिस्टेंस क्या करते हैं, पैरेलल में अरेंज करते हैं। जैसे ये है, सपोज दैट ये है 5 ओम, ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं कि ये है 100 ओम, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको पैरेलल में अगर छोटा रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो इसकी जो नेट वैल्यू आती है वो छोटे से भी कम आती है। जैसे हमने यहाँ पर 2 ओम जोड़ दिया, तो इन दोनों का जब पैरेलल अरेंजमेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, ये छोटे वाले से भी कम आएगी। जैसे अभी हम दो को पैरेलल में जोड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये है एक और ये दो रेजिस्टेंस है, इसको हमने कर दिया 2 ओम और इसको हमने कर दिया 10 ओम। तो आप देखेंगे दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो इनके पैरेलल में होने से जो इनका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो छोटे वाले से भी कम आता है। यहाँ छोटा वाला कौन है, 2 है, और ये 2 ओम को हम क्या करेंगे, अगर इसको इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट जो आएगा इस 1/R1 + 1/R2, या हम ऐसा लिख सकते हैं R1R2/R1 + R2। अरे ये भी फार्मूला तो लगाते हैं, R1 × R2/R1 + R2। तो R1R2 का मतलब 2 × 10/2 + 10 2 + 10 20 तो ये हो जाएगा 20/12। तो आप देखेंगे कितना आएगा, 6 10/6, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से भी कम आ रहा है, छोटे वाले से भी कम आ रहा है। तो समझ रहे हैं ना। तो आप दो बातें समझ पा रहे होंगे, जब रेजिस्टेंस को हमको हाई करना होगा तो जिस भी डिवाइस के साथ हाई करना होगा, जैसे हमको क्या करना है, गैल्वानोमीटर है तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा। अगर कोई ऐसा सिस्टम लगाएं कि गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाए तो क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर से सीरीज में कोई ऐसा चीज लगाएंगे जो हाई रेजिस्टेंस का हो। और जब हमको कोई और ऐसी डिवाइस बनानी है जिसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए तो गैल्वानोमीटर में क्या करेंगे, कोई लो रेजिस्टेंस की चीज अप्लाई कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो गैल्वानोमीटर में लो रेजिस्टेंस की चीज अप्लाई कर देंगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले से भी कम हो जाएगा। डिवाइस से छोटी डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस कम है, अब उसको और कम करना है तो उससे छोटे रेजिस्टेंस की चीज पैरेलल में लगा देंगे तो और कम हो जाएगा रेजिस्टेंस, और बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हम जो वोल्ट मीटर डिवाइस है इसको किस पैटर्न पे लेते हैं, नल डिफ्लेक्शन, सोचते हैं कि कम से कम करंट फ्लो करें। तो कम से कम करंट फ्लो करने का मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई हो। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम सीरीज में कोई हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। और जब अमीटर बनाना होता है तो हमको क्या चाहिए होती है, ज्यादा से ज्यादा करंट पास हो, और ज्यादा से ज्यादा करंट पास होने का मतलब क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए। और लो रेजिस्टेंस करने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो संट लगाते हैं, संटिंग आप समझते होंगे कि गैल्वानोमीटर से संटिंग करते हैं। तो संटिंग पैरेलल में भी कर सकते हैं और सीरीज में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमको बनाना क्या है। जैसे अगर हमको क्या बनाना है, हमको अमीटर बनाना है तो हमको क्या चाहिए, हाई करंट चाहिए। हाई करंट का मतलब लो रेजिस्टेंस चाहिए। तो लो रेजिस्टेंस का मतलब लो रेजिस्टेंस का संट पैरेलल में लगाएं विद द गैल्वानोमीटर, क्या बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा। वोल्ट अमीटर बनाने का मतलब करंट पोटेंशियल चाहिए हमको। पोटेंशियल की रीडिंग एक्यूरेट कब आएगी, जब करंट क्या होनी चाहिए, लगभग जीरो, और करंट ऑलमोस्ट तो जीरो नहीं होगी। मतलब हम आइडियली लेंगे कि रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाए तो करंट लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े किसके, गैल्वानोमीटर के, तो एक हाई रेजिस्टेंस की चीज बनेगी।
और हाई रेजिस्टेंस का इंस्ट्रूमेंट बनेगा तो क्या होगा, वो पोटेंशियल को एक्यूरेटली ज्यादा नाप पाएगा। समझ में आ रहा है? ये बात भी समझ में आ रही है? इसको मिटा दें कि लिखोगे? समझ आ रहा होगा। तो इसी पैटर्न पे हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। तो सबसे पहले इसे वोल्टमीटर मीटर बनाते हैं, फिर वोल्टमीटर बनाते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर। तो जैसे ये गैल्वानोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, Rg है ये। अब इसको हम क्या करते हैं कि हमको अमीटर बनाना है गैल्वानोमीटर को, तो क्या करेंगे, लो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस पहले से भी कम हो जाएगा। तो ये हमने शंट लगा दिया, और शंट के रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया कि Rs है, या R लिख के छोड़ दिया, इसको हमने Rg कह दिया। ठीक है, R रेजिस्टेंस, ये क्या है, लो रेजिस्टेंस है, इससे लगा दिया। अब इसमें फुल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट जा रही है वो I है, ये अमीटर करंट है जो फुल डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये इधर जाएगी तो इसमें से करंट डिवाइड होगी, तो ये Ig फुल डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वानोमीटर में चली जाएगी, और इधर कौन सी आएगी, I माइनस Ig। अरे नेट करंट माइनस में क्या हो जाएगा, Ig। क्लियर है, I माइनस Ig। और ये दोनों कैसे अटैच हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में अटैच है तो पोटेंशियल पैरेलल में इक्वल होगा। तो पोटेंशियल होगा क्या, यहाँ Vg Ig इंटू Rg, और इधर भी वही पोटेंशियल होगा जो इधर होगा V। ये कितना होगा, ये होगा I माइनस, इसको कैपिटल I से मैं लिख दे रहा हूँ, I माइनस Ig इंटू R। क्यों, और पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल होंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से Ig Rg क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I माइनस Ig इंटू R। तो R निकाल सकते हो यहाँ से, अरे R निकाल सकते नहीं निकाल सकते, R भी यहाँ से निकल सकता, Ig इंटू Rg अपॉन I माइनस Ig। इस तरीके से R निकाल सकते हैं। इसमें कई सारी चीजें पूछी जाती हैं यहाँ से। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ से I करंट फ्लो कराते हैं तो थीटा डिफ्लेक्शन आता है, सपोज दैट फुल डिफ्लेक्शन के लिए है ये। तो अमीटर में फुल डिफ्लेक्शन के लिए, थीटा डिफ्लेक्शन के लिए करंट क्या रिस्पॉन्सिबल आई, और उस समय क्या करेगा ये Ig डिफ्लेक्शन, मतलब ये क्या फुल डिफ्लेक्शन देगा गैल्वानोमीटर का। तो आपसे ये I मेजरमेंट के लिए कहता है, यूनिट करंट के लिए क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन I। इसी को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे, करंट सेंसिटिविटी। थीटा बाई I क्या होगा, ये होती है करंट सेंसिटिविटी, और यहां से जो करंट सेंसिटिविटी होगी थीटा अपॉन I। मैंने आपको बताया था थीटा अपॉन I, अभी वहां से गैल्वानोमीटर से I की वैल्यू बताई थी। I क्या आया था, अरे सी थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, या सी फाई इज इक्वल टू एन आई और बाई ए बी। तो I यहां से क्या आ जाएगा, I इक्वल टू I आ जाएगा आपका C अपॉन सी फाई अपॉन में क्या हो जाएगा एन ए बी, और हमको चाहिए क्या, फाई अपॉन I ना, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा एम ए बी अपॉन सी, ये हो जाएगा फाई अपॉन I ना। ये तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू ये, या ये यहाँ पर हमने थीटा बोल दिया, आप इसे पाई भी बोल सकते हैं। क्यों, ये तो समझ आ रहा है ना, करंट सेंसिटिविटी को हम इससे भी लिखेंगे। अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा है। और यही I को हम क्या लिख देंगे, V बाई आर। अरे V बाई आर लिख देंगे तो पोटेंशियल सेंसिटिविटी भी आ जाएगी, नहीं वो आगे बता देंगे, नोट करिए इसे। तो ये इसका कन्वर्जन हो गया किसका, वोल्टमीटर का, सॉरी गैल्वानोमीटर का अमीटर में। समझ में आया इसमें सारी चीजें, अरे आई ना समझ में। तो नोट करिए इसे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर के लिए क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे। जैसे ये
ये आरजी है और ये इसका पोटेंशियल है वीजी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं और यहां से अगर इसका जो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल है ये भी यहां से अप्लाई करते हैं तो पूरे में क्या होगा, आप देखेंगे कंप्लीट में ये पोटेंशियल जाएगा और ये टोटल पोटेंशियल, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा। और सीरीज में करंट क्या होगी, आई कांस्टेंट रहेगी। तो आप ये लिख सकते हैं जो V होगा वो क्या होगा, आई आर जी प्लस में क्या हो जाएगा, आई टू आर। ये हो जाएगा आई आर जी प्लस आई आर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, अरे निकाल सकते हैं नहीं, yes, ये लिख सकते हैं V आई आर को लिख सकते हैं, ये इधर आएगा V माइनस आई जी आई टू आर जी। तो R क्या हो जाएगा यहां से, V माइनस आई आर जी अपान में आई। ऊपर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा V आई जी प्लस आई आर जी प्लस आई टू आर। तो यहां से हमने कहा कि आई आर जो होगा ये हो जाएगा V माइनस आई आर जी। तो आर जो शंट की वैल्यू आ जाएगी तो V माइनस आई आर जी अपान में आई, ये हो जाएगा। ऐसा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। और इसमें जो है अगर इसको हम Vg कहते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Vg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Vg और प्लस में आई आर। तो अगर ये दोनों दिया हो तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, आई आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V माइनस Vg। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V माइनस Vg अपॉन आई। तो इससे भी तो निकाल सकते हैं ये। तो जैसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वैसा कर सकते हैं आप। इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, पाई बाई V हो जाएगी। अरे V पोटेंशियल पे अगर ये फाई एंगल रिफ्लेक्शन करता है तो फाई बाई V क्या हो जाएगी, ये इसको हम पोटेंशियल सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये आ जाएगा पोटेंशियल सेंसिटिविटी। और जो पोटेंशियल सेंसिटिविटी होगी वो क्या होगी, अब यहां से हमने अभी फाई बाई आई निकाला था, क्या निकाला था फाई बाई आई, ये दिख रहा है, फाई बाई आई क्या निकाला था, फाई बाई आई क्या बताया था, एन ए बी अपान में सी, ऐसा था। तो इसको हम क्या करेंगे, सी अपान एन ए बी था, एन ए बी अपान सी था और फाई बाई आई था। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो यहाँ V बाई आर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई अपान V बाई आर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन ए बी अपान में आई, ये सॉरी सी, ये दिख रहा है ये। तो इधर R अगर हम भेजेंगे तो इधर डिवीजन में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फाई बाई बी क्या आ जाएगा, यहाँ से फाई बाई बी, हाँ यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ लिख देते हैं फाई बाई बी जो आ जाएगा, ये R ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एन ए बी आर अपॉन सी। क्लियर, देख लेना अपने हिसाब से, इसको एडजस्ट कर लेना। तो ये आपका क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन हो गया अमीटर में भी, वोल्ट मीटर में भी। तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म था। इसमें वही एक मैग्नेटिक बॉटल जो दो कॉइल को हालांकि बताया उसको भी है हमने, किसी पर्टिकुलर एंगल पे कैसे मूव करते हैं या बता देंगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट है, उसके क्वेश्चन लगाइए, ठीक है।